मूवी की शुरुआत एक बर्फीले जंगल से होती है जहां एक आर्कियोलॉजिस्ट नेम ऑल्सन लैंड करता है, जिसकी फिर मुलाकात कम्युनिकेशन एक्सपर्ट जेनसन, प्रोजेक्ट डायरेक्टर फ्रांसिस, इक्विपमेंट टेक्नीशियन ड्रू, सुपरवाइजर जाइल्स, मेडिकल सुपरवाइजर रिचर्ड और फ्रांसिस का असिस्टेंट वेलेस से होती है, जो सभी यहाँ एक आर्कियोलॉजिकल खोज के लिए काफी समय से स्टेशनड है। दरअसल इन्हें करीब एक अनजान और अजीब एंशिएंट आर्टिफैक्ट मिली है, जिस पर एंशिएंट भाषा में कुछ तो लिखा हुआ है जो काफी नीचे जमीन में गड़ा हुआ है, और ठंडे मौसम की वजह से इसे पूरी तरह से निकाल पाने में वर्कर्स को काफी दिक्कत आ रही है, क्योंकि इस जगह पर सूरज काफी कम समय के लिए निकलता है। अब अगले दिन ऑल्सन, जेनसन और जाइल्स वापस से उस साइट पर जाते हैं, जहां ऑल्सन उस आर्टिफैक्ट की भाषा को पढ़ने की कोशिश करता है, पर उसे इसमें लिखे शब्द बिल्कुल भी समझ नहीं आते। तभी जेनसन बताता है कि ये पत्थर शायद माया सभ्यता के समय का है, क्योंकि माया सभ्यता के बाकी साइट्स पर भी ठीक ऐसे ही भाषा में कुछ शिलालेख मिले थे। पर इस पर जाइल्स कहता है कि तुम्हारा अनुमान बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ के मूल निवासियों का ये कहना है कि ये भाषा आज से करीब 14 साल पहले इसी जगह पर रहने वाले लोगों की है, और इस आर्टिफैक्ट को जमीन में जानबूझकर गाड़ा गया है क्योंकि इसमें लिखे शब्द श्रापित है। पर जेनसन और ऑल्सन को ये बात बेफिजूल लगती है, इसलिए वो जाइल्स से इस बात का सबूत लाने को कहते हैं। पर जाइल्स यहाँ बचाव में कहता है कि ये सब यहाँ के रहने वाले लोगों ने उसे बताया है, और इस आर्टिफैक्ट के जमीन से बाहर आने पर धीरे धीरे करके वापस से लोगों की मौत होना शुरू हो जाएगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम इसे वापस से ढककर यहाँ से चले जाए और अपना समय किसी दूसरे रिसर्च में लगाए। लेकिन वो दोनों अब भी जाइल्स की थ्योरी पर भरोसा नहीं करते। अब ऐसे ही कुछ और दिन गुजर जाते, पर वो इतने स्नो के कारण कुछ खास प्रोग्रेस नहीं कर पाते। पर फिर एक दिन जब वो साइट पर पहुंचते तो उन्हें वहाँ उनके साथी के एक बिल्ली की लाश मिलती है, जिसे देख सभी दंग रह जाते। उन्हें समझ नहीं आता कि ऐसा निर्दय काम कौन कर सकता है, और ना ही वो पता कर पाते कि इसके पीछे कौन था। पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अगले दिन हंगामा मच जाता है जब उन्हें पता चलता है कि सारे मजदूर जो एक्सकवेशन के काम में लगे थे वो बिना बताए ही पैदल चले गए, जो कि अजीब बात है, क्योंकि इतने घने और बर्फीले जंगल में ज्यादा देर तक सर्वाइव कर पाना मुश्किल है। वो यही अंदाजा लगाते कि शायद उन्होंने जंगल में कुछ तो ऐसा देखा जिससे वो घबरा गए। पर सबसे बड़ी चिंता वाली बात अब ये थी कि आगे का एक्सकवेशन अब कैसे होगा। वो ये सब डिस्कस कर ही रहे होते कि तभी एकदम से वेलेस को उल्टी हो जाती है। उनका मदद के लिए कंट्रोल टावर से अब संपर्क भी नहीं हो पाता, यानी कि अब वो बुरी तरह से फंस चुकी है। अब ऐसे ही करते करते कुछ और दिन बीत जाते और इसे खाली पड़े रहने से सभी बेचैन होने लगते, क्योंकि मदद का कोई नामो निशान नहीं था और उनके सप्लाईज भी खत्म होते जा रहे थे। इसके बाद फिर ऑल्सन को साइड से मिट्टी का बर्तन मिलता है, जिसकी जांच करने पर उसमें से इंसानी खून के कुछ अंश मिलते हैं, जिससे वो अंदाजा लगाता है कि इन बर्तनों को इंसानी बलि के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। उनके होश तो तब उड़ जाते जब अगले दिन सभी वेलेस को भयंकर दर्द में तड़पता पाते, जिसकी हाथ में कुछ तो अजीब रेंगता नजर आता है। उनके पास अब उसे क्योर करने का समय नहीं था, क्योंकि वो इन्फेक्शन जल्दी उसके शरीर में फैल जाता, जिससे उसकी मौत हो जाती। इसलिए आखिरी रास्ता वो उसका हाथ काट देते, जो करने के बाद वो उसे दवाई की मदद से कैसे तो शांत करते। अब इस घटना से सभी दहल उठते, उनकी इमोशन भी बहने लगते, जिसके असर में वो एक दूसरे से ही झगड़ने लगते। पर ऑल्सन के जिद के चलते वो अब भी जाइल्स की बताई बात पर गौर नहीं करते कि उन्हें एक्सकवेशन छोड़कर इस शापित जगह से भाग निकलना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि जब दिन ढलता है, फ्रांसिस को ऐसा महसूस होता है जैसे उसे किसी ने पुकारा, जो उससे डरावनी और भारी आवाज में सवाल करता है कि क्या तुम देख पा रहे हो। पर फ्रांसिस को समझ नहीं आता कि आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है। अब अगले दिन परिस्थिति और बिगड़ जाती है, क्योंकि जेनसन देखता है कि पगला ड्रू ने अपना एक हाथ ही काट लिया है, जो एकदम से बेकाबू भी होने लगता है, जिसे सभी मिलकर मेडिसिन की मदद से कैसे तो शांत करते हैं। जाइल्स को अब भरोसा होने लगा था कि ये सब कोई इत्तेफाक नहीं है, ये सब उस बरियल साइट का असर है। पर वो मदद का इंतजार करने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते थे। लेकिन उनकी मुसीबतें यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि उसी रात जेनसन को भी वही अनजान आवाज पुकारने लगती है, जिसका पीछा करने पर वो अनजान शैडो उसे दिखाई भी देता है, जिसे देख जेनसन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और फिर ये सीन यही कट होकर अगले दिन की तरफ मुड़ जाती है। पिछले दिन की घटना शायद उसका कोई वहम था, इसलिए वो डॉक्टर रिचर्ड से खुद को चेकअप करवाता है। लेकिन रिचर्ड को लगता है कि शायद उसने बस एक बुरा सपना देखा और स्ट्रेस के असर में उसे लग रहा है कि वो सब सच था।
वहीं करीब मिले कुछ और आर्टिफैक्ट्स की स्टडी करने पर ओल्सन एक नए नतीजे पर पहुंचता है। इन सभी पर हिरन जानवर की नक्काशी की गई है और ये कोई बरियल साइट नहीं बल्कि एक मंदिर हुआ करता था जहां पुराने लोग इनकी पूजा किया करते थे। खास करके कि हजारों साल पहले यहाँ भयंकर बीमारी के चलते कई लोगों की मौत हो गई जो जमीन के नीचे ही धंस गए, जिनकी बीमारी के बैक्टीरिया और जर्म्स भी बर्फ के नीचे दब गए। और जैसे जैसे अब बर्फ पिघलेगी वैसे वैसे ये बैक्टीरिया आजाद होंगे और वेलेस और ड्रू के पागलपन का कारण भी ये बैक्टीरिया हो सकते हैं, इसलिए उन्हें बहुत सावधान रहना पड़ेगा। आप सीन फ्रांसिस की तरफ मुड़ जाती है जिसे फिर से वही आवाज पुकारती है और इस बार उसे सच में दूर हिरन के बेस में एक डीएटी नजर आता है जिसे देख फ्रांसिस के पसीने छूटने लगते हैं। इतना कम नहीं कि अगले दिन उन्हें वेलेस की लाश मिलती है जिसने अनजान कारण से खुद को गोली मार ली थी। अब इनके पागलपन के तह तक पहुंचने के लिए डॉक्टर रिचर्ड दोनों का ऑटोप्सी करने का तय करता है, जो करने के बाद वो एक अजीब नतीजे पर पहुंचता है कि वेलेस के अंदर पाए गए ट्यूमर सेल्स इंसानी नहीं थे बल्कि वो एक ऑक्टोपस के थे जो उसके पूरे शरीर को धीरे धीरे ऑक्टोपस में बदल रहे थे। वहीं ड्रू के शरीर में और भी अलग खतरनाक बैक्टीरिया पाए गए जो कंटेजियस यानी कि तेजी से फैल सकते हैं। अब इससे पहले कि कोई और भी इसका शिकार हो, ओल्सन एक्सकवेशन साइट को सील करने का तय करता है जब तक इस एरिया को पूरी तरह से क्वारंटीन नहीं किया जाए, जिसके लिए जेनसन तैयार नहीं होता क्योंकि इससे उनका प्रोजेक्ट 1-2 साल के लिए रुक जाएगा। पर उसे ओल्सन की बात माननी पड़ती है क्योंकि उसके ऑर्डर पर ही प्रोजेक्ट को फंडिंग आती है। इसके बाद अब सीन फ्रांसिस की तरफ मुड़ जाती है जिसे फिर से वही डीएटी पुकारता है जिसे फाइनली फ्रांसिस करीब से देख पाता है जो फ्रांसिस को बाकियों की जान लेने के लिए उकसाने लगता है। फ्रांसिस को समझ नहीं आता कि ये सब उसके दिमाग का वहम है या सच है। वो रियलिटी से अपना कंट्रोल ही खोने लगता है। इतने में ही वहाँ जेनसन भी आ जाता है जिसे डीएटी दिखाई नहीं देता, पर वो डीएटी फ्रांसिस को जेनसन की जान लेने के लिए भड़काने लगता है। लेकिन फ्रांसिस खुद को कैसे तो कंट्रोल में रखता है। पर जब वेलेस की कंडीशन चेक करने के लिए ओल्सन डॉक्टर के कॉटेज जाता है तो फ्रांसिस ने डीएटी के असर में तड़पते वेल्स की जान ले ली थी, जो देख ओल्सन के तो होश ही उड़ जाते हैं। फ्रांसिस उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने ये वेलेस के कहने पर किया जो उसे मजबूर कर रहा था दर्द से आजाद करने के लिए, इसलिए उसने उसकी नस काटकर उसे दर्द से आजाद करने की कोशिश की, पर वो इससे भी नहीं मरा। तब उसने कुल्हाड़ी से उसकी जान ली, पर ओल्सन उसकी बात पर कैसे भरोसा करता, इसलिए जायस की मदद से वो उसे कमरे में लॉक कर देता है इससे पहले कि वो और किसी की जान ले। लेकिन शायद ओल्सन की बात सही थी क्योंकि कुछ देर बाद जब ओल्सन ड्रू की लाश के करीब होता है तब वो लाश अपने आप जाकर उसे उसी एंशिएंट बैक्टीरिया के बारे में बताने लगता है जो सिर्फ इंसानों के स्किन पर अपने अंडे देती है, जो अपने प्रजाति को बढ़ाने के लिए इंसानों की आंखों को अपना घर बनाती है और हर साल 5 लाख से ज्यादा इंसानों को अपना शिकार बनाती है। जिससे क्लियर हो जाता है कि वेल्स ने क्यों पहले अपना हाथ काटा और फिर खुद को आंखों पर गोली मार ली, क्योंकि वो बैक्टीरिया के कारण दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। ओल्सन अब इससे एकदम अचंभित हो जाता है कि एक लाश ऐसे अजीब बातें कैसे कर पा रहा है, इसलिए वो फ्रांसिस की तरह अपना आपा खो बैठता है और उसके चेहरे पर कई बार वार करने लगता है ताकि वो चुप हो जाए, जिसे रिचर्ड आकर आखिर में रोकता है। अब तो ये तय हो चुका था कि सभी अपना आपा खो रहे, सिर्फ जाइल्स ही बचा था जिसने अभी तक कुछ अजीब अनुभव नहीं किया था। पर जब वो जेनसन को यहाँ से जाते देखता है तो उसे लगता है कि वो उनका बचा हुआ खाना लेकर अकेले भाग रहा है, जिस बार का उसे बहुत गुस्सा आता है। इसलिए वो उसे धमकी देता है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो उसकी जान लेने से पीछे नहीं हटेगा। जाइल्स का अब माथा पूरी तरह से सनक चुका था, जो डिप्रेशन और गुस्से में बिना खाना पीने के इमरजेंसी सप्लाईज की रात भर रक्षा करने लगता है, जिससे वो और पैरानॉइड हो जाता है। इसलिए आखिर में अपना आपा खोकर वो सबसे पहले फ्रांसिस और फिर रिचर्ड को भी खत्म कर देता है, जो जेनसन पर भी गोली चलाता है। पर आखिर में वही जेनसन के हाथों मारा जाता है, लेकिन इससे जेनसन बुरी तरह से घायल हो चुका था। वो ओल्सन को समझाता है कि अब एक ही चाह रहा है, ओल्सन को खुद अकेले मदद के लिए जाना होगा। ओल्सन तो उसे ऐसे घायल छोड़ना नहीं चाहता था, पर मजबूरन उसे जाना ही पड़ता है। लेकिन रास्ते में इस बार ओल्सन को वही डीएटी दिखाई देता है, जो उससे जवाब की मांग करता है कि उसकी क्या औकात है, जो वो भगवान यानी कि उसे समझने की कोशिश कर रहा है। इस धरती और ब्रह्मांड को बनाने वाला वही है, जिसके सामने एक पिंडी से इंसान का कोई मूल्य नहीं है। वो उसे ये भी धमकी देता है कि चाहे वो कितना ही दूर चला जाए, पर यहाँ पे कोई भी नहीं बचेगा।
ऑल्सन जो पहले ही पैरानॉइड था वो अब गुस्से में उस पर कई गोलियां चलाता है, लेकिन डीएटी को कुछ नहीं होता। वहीं अब जेनसन को भी डीएटी नजर आने लगता है जो उसे ऑल्सन को मारने के लिए उकसाने लगता है, लेकिन जेनसन जो पहले ही पगला गया था वो और नहीं सह सकता था, इसलिए वो इन सब की जड़ डायनामाइट से उस आर्टिफैक्ट को नष्ट करने का तय करता है, इस उम्मीद में कि शायद ये पैरानोया खत्म हो जाएगा। हालांकि डीएटी उसे समझाता है कि उसकी शक्ति बस एक आम पत्थर में नहीं बसी है, लेकिन जेनसन एक नहीं सुनता और खुद भी डायनामाइट के साथ खत्म हो जाता है। वहीं ऑल्सन डीएटी को इग्नोर करके मदद के लिए जाता है, जो पूरे दिन का सफर करने के बाद आखिरकार जंगल से बाहर निकल आता है, पर उसका दुर्भाग्य कि वो जानलेवा बेयर ट्रैप में फंस जाता है। जीसी के ची के साथ ये मूवी यही समाप्त हो जाती है, यानी कि जैसा डीएटी ने कहा था कि कोई भी यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा, जो आखिर में ऐसा ही हुआ। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।